नमस्कार साथियों व प्यारे बच्चों। आर्ट्स हिंदी क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आर्ट्स हिंदी क्लास के माध्यम से क्रिया, उसकी परिभाषा एवं भेद के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे। इससे पहले साथियों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल पर जाकर आर्ट्स हिंदी क्लास टाइप कीजिए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और वीडियो को अंत तक देखकर लाइक, कमेंट एवं शेयर कीजिए। अब हम बात करते हैं आज का जो हमारा अध्याय है उसकी क्रिया, परिभाषा एवं भेद। सबसे पहले हम क्रिया की परिभाषा करेंगे। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे कबूतर दाना चुग रहे हैं, बच्चे पटाखे चला रहे हैं, बादलों में बिजली चमक रही है, वर्षा हो रही है। यहाँ जिस भी वाक्य में हम देख रहे हैं वहाँ पर क्रिया हो रही है या हो चुकी है, अर्थात कार्य हो रहा है। तो जहाँ पर शब्दों से कार्य के करने या होने का पता चले वहाँ क्रिया होती है। अब एक शब्द और आता है हमारे पास, धातु। धातु क्या होता है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का जो वास्तविक रूप है, मूल रूप है जिससे क्रियाएं बनती हैं, वो धातु होते हैं। जैसे लिख, पढ़, जा, खा, गा, रो, पा आदि। इन्हीं धातुओं से लिखता, लिखता, पढ़ता आदि क्रियाएं बनती हैं। अब हम बात करते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सबसे पहले हम बात करेंगे अकर्मक क्रिया की। अकर्मक शब्द का से अर्थ है बिना कर्म के, अर्थात अ जमा कर्म, अ नहीं कर कर्म, जिसके साथ कर्म नहीं है। जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा रो रही है, मोहन हंसने लगा, बच्चे जा रहे हैं, पक्षी उड़ते हैं। यहाँ पर क्रिया का जो प्रभाव है, जो फल है, वो कर्ता पर है, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया। अब बात करते हैं हम सकर्मक क्रिया की। तो जिस क्रिया के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया का फल जो है वो कर्ता पर न पड़ के कर्म पे पड़ता है, अतः वहाँ पे कर्म की प्रधानता है, इसलिए वहाँ पर सकर्मक क्रिया है। जैसे प्रताप गाड़ी चला रहा है, पिताजी समाचार पढ़ रहे हैं, ये जो है सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। यहाँ पर गाड़ी चलाना मुख्य है, कर्ता मुख्य नहीं है। गाड़ी क्या है? कर्म है। इसी तरह से समाचार पत्र पढ़ना मुख्य है और पिताजी यहाँ पर कर्ता जो है वो गौण है, इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। अब हम बात करते हैं अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि अकर्मक क्रिया है या ये सकर्मक क्रिया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिया के साथ क्या, किसे तथा किसको प्रश्न करें, पर करने पर यदि उत्तर नहीं मिलता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जब हम वाक्य में प्रयुक्त कोई भी बात है उसके साथ प्रश्न जोड़ते हैं, जैसे क्या, किसे, किसको, और जब हम उसका उत्तर नहीं पाते हैं, भाई किसने किया, क्या किया, तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। यह एक बात नोट करने की है कि यदि क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको प्रश्न करने पर यदि उत्तर में कर्ता की प्राप्ति होती है तो भी क्रिया अकर्मक होती है। जैसे दादाजी हंसते हैं, प्रश्न बनता है यहाँ पे क्या हंसते हैं, उत्तर दादाजी, कर्ता जो है वो हंसते हैं। तरुण भागता है, प्रश्न बनता है क्या भागता है, तो उत्तर है तरुण भागता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जहाँ हमें कर्ता मिले प्रश्न के जवाब में, पर जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं और उसके उत्तर में कर्ता के बारे में जानने को मिले तो वहाँ पर भी अकर्मक क्रिया होती है। अब हम बात करते हैं सकर्मक क्रिया की पहचान की। तो वाक्य में क्रिया शब्द से पहले क्या, किसे तथा किसको प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिल जाता है तो उसे क्रिया, तो वह वहाँ पर क्या है, सकर्मक क्रिया होती है। जब हम वाक्य को प्रयोग करते हैं तो मोहन क्या कर रहा है, सोहन क्या कर रहा है, वैशाली क्या कर रही है, दीदी क्या लाई है, तो उसके का जब हमें उत्तर मिलता है तो वहाँ पर हम
सकर्मक क्रिया को देखते हैं। जैसे वैशाली ने खिलौना खरीदा, प्रश्न बनता है क्या खरीदा? उत्तर खिलौना। तो ये क्या है? कर्म है। दीदी आम लाई, प्रश्न बनता है क्या लाई? तो उत्तर बनता है आम। तो ये क्या है? कर्म। तो यहाँ पर ये सकर्मक क्रिया हुई। अब हम जानते हैं सकर्मक क्रिया के भेद कि सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो मुख्य रूप से सकर्मक क्रिया के एक कर्मक और द्विकर्मक दो भेद होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक कर्मक क्रिया की। जिस क्रिया के साथ केवल एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी पत्र लिखते हैं, क्या लिखते हैं? उत्तर आएगा इसका पत्र। दूसरा हम करें मोहन दूध पीता है, तो क्या पीता है? दूध। तो यहाँ पर एक ही कर्म है, इसलिए यहाँ पर एक कर्मक क्रिया है। अब हम बात करते हैं द्विकर्मक क्रिया की। तो जिस क्रिया के द्वारा दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ एक बात नोट करने की है कि वाक्य में क्रिया शब्द से पहले क्या शब्द लगाकर प्रश्न करने पर प्रत्यक्ष कर्म की प्राप्ति होती है, तो जो निर्जीव होती है। जबकि वाक्य में क्रिया शब्द से पहले किसे या किसको शब्द लगाकर प्रश्न करने पर अप्रत्यक्ष कर्म की प्राप्ति होती है, जो सजीव होता है। यहाँ हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब हम क्रिया से पहले कोई के प्रश्न पूछते हैं, क्या लगा के प्रश्न पूछते हैं, तो वहाँ पर हमें प्रत्यक्ष कर्म की प्राप्ति होती है, जो क्या होता है? निर्जीव होता है। और जब हम क्रिया शब्द से पहले किसे या किसको शब्द लगाकर प्रश्न पूछते हैं, तो वहाँ पर अप्रत्यक्ष कर्म की प्राप्ति होती है, जो क्या होता है? सजीव होता है। इनमें पहला मुख्य कर्म और दूसरा गौण कर्म कहलाता है। जैसे राधा ने मोहन को नाश्ता कराया, क्या कराया? नाश्ता। ये निर्जीव कर्म है। किसको कराया? मोहन को कराया, ये सजीव कर्म है। तो इसलिए हमने ऊपर जो बताया था उसको हम यहाँ पर समझेंगे कि क्या कराया, ये क्या है? प्रत्यक्ष कर्म, जो क्या है? निर्जीव है। दूसरा क्या है कि किसको कराया, यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर्म है और ये सजीव है। दूसरा एक उदाहरण और हम देखते हैं यहाँ पे। छात्र ने अध्यापक को कॉपी दिखाई, क्या दिखाई? कॉपी दिखाई, जो क्या है? प्रत्यक्ष कर्म है, निर्जीव है। किसको दिखाई? अध्यापिका को दिखाई, ये क्या है? अप्रत्यक्ष कर्म है, सजीव कर्म है। तो यहाँ पर इस तरह से हम द्विकर्मक क्रिया की बात कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो रचना के आधार पर क्रिया के मुख्यतः 5 भेद हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया। और उसके बाद में दो अन्य भेद जो हम करेंगे इसके साथ, वो होंगे अपूर्ण क्रिया और रंजक क्रिया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य क्रिया की। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे राहुल आया, पिताजी ने पत्र लिखा। यहाँ कौन आया? राहुल। तो एक ही क्रिया हुई, आया जो है वो क्रिया है। पिताजी ने क्या करा? पत्र लिखा। तो लिखना जो है वो एक क्रिया है। यहाँ पर हम सामान्य क्रिया कहेंगे। उसके बाद दूसरी आती है संयुक्त क्रिया। जिस वाक्य की दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य पूर्ण करती हैं उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हों और दोनों मिलकर एक कार्य को पूरा करते हैं, वहाँ पर क्या है? संयुक्त क्रिया होती है। जैसे रेलगाड़ी चल पड़ी, बढ़ई मेज बना रहा है। यहाँ पर संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है तथा दूसरी क्रिया सहायक क्रिया होती है। यहाँ पर हमने उदाहरण लिया रेलगाड़ी का और बढ़ई का। तो रेलगाड़ी चल रही है, क्या है? चल जो है वो मुख्य क्रिया है और पड़ी जो है वो सहायक क्रिया है। इसी तरह से बना जो है वो मुख्य क्रिया है और रहा है वह सहायक क्रिया है। तो एक मुख्य क्रिया होगी और दूसरी सहायक क्रिया होगी, वहाँ संयुक्त क्रिया होगी। उसके बाद हम अगला जो भेद है उसको करते हैं नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं।
संज्ञा से नाम धातु क्रिया, जैसे हाथ जमा इयाना हथियाना, शर्म जमा आना शर्माना, सर्वनाम से नाम धातु क्रिया बनाते हैं। अपना जमा आना अपनाना। इसी तरह से विशेषण से नाम धातु क्रिया बनाते हैं। गर्म जमा आना गरमाना, साठ जमा इयाना सठियाना। तो इस तरह से हम नाम धातु क्रिया बनाएंगे, जहाँ पर क्या है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से इन क्रियाओं को बनाया जाता है। इसके बाद अगली हमारी जो क्रिया है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में जिस क्रिया के व्यापार में कार्यकर्ता पर किसी दूसरे की प्रेरणा जानी जाती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के व्यापार से कर्ता पर किसी दूसरे की प्रेरणा जानी जाती है, कोई दूसरा प्रेरित करता किसी काम को करने के लिए, तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ये दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक को हम प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक भी कह सकते हैं और द्वितीय प्रेरणार्थक को हम अप्रत्यक्ष प्रेरणार्थक कहते हैं। जैसे माँ बच्चे को अनार खिलाती है, इस क्रिया के साथ आना प्रत्यक्ष जोड़ दिया जाता है। पढ़ जमा आना पढ़ाना, चल जमा आना चलाना, कट जमा आना कटाना। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक कहते, जैसे नौकर माली से पत्र लिखवाता है, महेश नाई से बाल कटवाता है। इसमें धातु शब्दों के अंत में वाना प्रत्यय लगाकर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के शब्दों का निर्माण किया जाता है। जैसे चल जमावाना चलवाना, कट जमावाना कटवाना, लिख जमावाना लिखवाना। यहाँ एक बात जो नोट करने की है वो ये है कि सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि जितनी प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं वो सकर्मक होती हैं, उनमें कर्म होता है। अब हम बात करते हैं साधारण क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया में क्या अंतर होता है। यहाँ हमने उदाहरण दिए हैं, इससे ही समझ में आ जाएगा। बच्चा दूध पीता है साधारण क्रिया है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है प्रेरणार्थक क्रिया है। माँ नीतू से बच्चे को दूध पिलाती है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। तो इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। अब उसके बाद बात आती है पूर्वकालिक क्रिया की। तो मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया से होने वाली पहले की जो क्रिया होती है उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश ने खेल कर टीवी देखा, राम पढ़कर सो गया। यहाँ हम ध्यान देने की बात यह है कि मूल धातु में कर अथवा करके लगाकर पूर्वकालिक क्रिया बनाई जाती है। अब हम इसके बाद बात करेंगे अपूर्ण क्रिया की। अपूर्ण क्रिया का अर्थ है जो पूरा नहीं है। ऐसी क्रियाएं जो वाक्य का अर्थ पूर्णतः स्पष्ट नहीं कर पाती अपूर्ण क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे माताजी हैं, वेदांत है, सीता थी। अब ये अपूर्ण हैं। अब इनको पूरा किया जाए कैसे? माताजी अध्यापिका हैं, वेदांत डॉक्टर है, सीता छात्रा थी। ये पूर्ण हो गए। तो अगर हम किसी वाक्य को बोलते हैं या पढ़ते हैं और उसमें अपूर्णता दिखाई दे, उसमें जिज्ञासा हो कि क्या था, क्या हुआ, तो वहाँ अपूर्ण क्रिया है। अब माताजी हैं, क्या है माताजी? वेदांत है, क्या है वेदांत? सीता थी, क्या थी? तो ये सारे के सारे अपूर्ण है। यहाँ पर अर्थ पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो पा रहा, इसलिए इसको अपूर्ण क्रिया कहते हैं। और अंतिम जो है वो है रंजक क्रिया। रंजक क्रिया का कुछ सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करने का काम करती हैं, उन्हें रंजक क्रिया कहते हैं। कुछ सहायक क्रियाएं होती हैं जो अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देती है। जब मुख्य क्रिया प्रयुक्त होती है तो उसके अर्थ में एक विशेषता ला देती हैं, उन्हें रंजक क्रिया कहते हैं। जैसे सुनील आ गया है, प्रताप खा चुका है, किरण हंसने लगी, महेश गा सकता है। यहाँ ये रंजक क्रियाओं के उदाहरण हैं। इस प्रकार हमारा ये
क्रिया का जो अध्याय है पूरा होता है। इसको अभ्यास करेंगे तो उतना ज़्यादा हमें समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, निम्न में से विकारी शब्द है क्रिया, क्रिया विशेषण, निपात या समुच्चय बोधक शब्द। दूसरा है, निम्न में से सकर्मक क्रिया है दौड़ना, उड़ना, रोना, बनाना। उसके बाद कहता है कि उसने कालू की पिटाई कर दी। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? अकर्मक, संयुक्त, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक। अगला है, वह प्रार्थना पत्र लिखकर चला गया। इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है चला गया, लिखकर उपरोक्त में कोई नहीं। निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया के प्रयोग का उदाहरण है? जल्दी काम खत्म करो, राजू नहा रही है, सीता गा रही है या पतंग उड़ रही है। उसके बाद अगला है, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सिपाही दौड़ता है, सिपाही सोता है, सिपाही चोर को पकड़ता है, सिपाही लड़ता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, ईश्वर की कृपा से बहरा सुनता है, वह गूंगा बोलता है। निम्नलिखित में सुनना व बोलना में कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया। अगला प्रश्न है, सहायक क्रिया प्रभावित होती है वचन पुरुष, लिंग वचन या लिंग कारक से। निम्न में से द्विविधि क्रिया नहीं है, गाता, खेलता, पढ़ता, बजाता। निम्न में से सकर्मक क्रिया नहीं है, निकालना, उखाड़ना, बिगाड़ना, संभलना। अगला है, राम पुस्तक पढ़ता है वाक्य में क्रिया है सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया। अगला है, भोजन करते ही वह सो गया वाक्य में क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया, अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया। आगे है, सोनू गया और सोनू घर गया दोनों वाक्यों में क्रिया के प्रकारों का युग्म है प्रेरणार्थक और सकर्मक, अकर्मक और सकर्मक, पूर्वकालीन और तत्वकालीन या अकर्मक और द्विकर्मक। अगला प्रश्न है, तूने मुझे पुस्तक दी और तूने पुस्तक दी वाक्यों में क्रियाओं का युग्म है द्विकर्मक और अकर्मक, अकर्मक और प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक और अकर्मक या अकर्मक और सकर्मक। अगला हमारा प्रश्न है, वह गीत सुनाता है वाक्य में क्रिया का प्रकार है द्विकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या अकर्मक। साथियों, ये हैं हमारे क्रिया संबंधी कुछ अभ्यास के प्रश्न, जिनके उत्तर हम हमारी जो अगली अविकारी संबंधी वीडियो आएंगी उनमें समझेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारी जो पिछली वीडियो में जो विशेषण से संबंधित थे उसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। तो सबसे पहले हम उन प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। संकेतवाचक पहले का उत्तर, दूसरे का वह बहुत अच्छा लड़का है, सार्वनामिक, चौथे का कड़वाहट, पांचवें का शीना सबसे सुंदर है, छठे का नया, सातवें का आलसी, आठवें का तीन, नौवें का उसने कुछ पानी पिया और 10वें का उसने मीठा आम खाया। ये थे साथियों हमारी विशेषण और उसके भेद जो हमारी वीडियो थी उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर। आशा है आपके सभी के उत्तर सही होंगे और इस वीडियो में जो प्रश्न पूछे गए हैं क्रिया संबंधी वो भी आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। और हम अपनी अगली वीडियो में विकारी हम कर चुके हैं, अगली वीडियो जो हमारे आएंगे उसमें अविकारी शब्द करेंगे। धन्यवाद।